नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन है क्या? देखिए, इसके बारे में हम देखेंगे कि नस्ट इक्वेशन क्या है। नस्ट इक्वेशन हमें बताती है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन ईएमएफ ऑफ सेल। यानी कि अब तक हम देख चुके हैं कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड ईएमएफ होता है किसी भी सेल का, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, वो हम निकाल सकते हैं। कैसे भाई? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। इस तरीके से हम जो है क्या निकाल चुके हैं पहले, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, लेकिन ये निकालते हैं हम किसके ऊपर? स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर। तो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या थी? जो स्टैंडर्ड कंडीशन थी वो ये थी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट की जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की हमने कितनी रखी थी? 1 मोलर। टेम्परेचर कितना रखा था? टेम्परेचर 298 केल्विन, 298 केल्विन। ठीक है, और अगर गैसियस इलेक्ट्रोड है तो उस केस में प्रेशर रखा था यहाँ पर 1 atm। तो इन कंडीशन के ऊपर हमने स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल निकाला था। लेकिन अगर यहाँ पर कंसंट्रेशन चेंज हो जाए, यानी कि 1 मोलर के अलावा कोई और कंसंट्रेशन हो, या टेम्परेचर भी चेंज हो, 298 के अलावा कोई और टेम्परेचर के ऊपर अगर हम बात करें, तो किस प्रकार से हम जो है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ईएमएफ ऑफ द सेल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें जो है नस्ट इक्वेशन की सहायता लेनी पड़ती है। तो वो नस्ट इक्वेशन है क्या, मैं आपको बताता हूँ कि पहले नस्ट इक्वेशन है क्या। अगर हमने किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो उस केस में जो नस्ट इक्वेशन वो क्या होती है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी जो है कंसंट्रेशन ऑफ टेम्परेचर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन एम एन कंसंट्रेशन। ये है किसी भी इलेक्ट्रोड का अगर हमने क्या निकालना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। ये कैसे आए ये भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, सेम उसी प्रकार से अगर निकालना हो ईएमएफ तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई सेल से। तो ईएमएफ एट एनी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ई सेल नोट से, माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, जो भी प्रोडक्ट होगा उसकी कंसंट्रेशन, अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ये हम निकालेंगे किसी भी सेल का जो ईएमएफ है एट एनी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये किस प्रकार से जो है इस इक्वेशन को बनाया गया। अब देखिएगा, कोई भी सेल है, जो सेल है वो वर्क डन करता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन, इलेक्ट्रिकल वर्क डन कितना वर्क करेगा? अगर वो वर्क करेगा तो उसकी क्या होगी? डिक्रीज होगी जो फ्री एनर्जी उसके पास है, यानी कि डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। ठीक है, अब जो एनर्जी डिक्रीज होगी, यानी कि तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन कितना किया जाएगा भाई? जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, यानी कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड। अब कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग एंड ईएमएफ ऑफ द सेल।
तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कितनी होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पर कितनी उत्पन्न होगी, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग इनटू ईएमएफ ऑफ द सेल। अब यहां से हमने निकालना है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग, तो कितनी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। देखिएगा ये हम पहले भी देख चुके हैं कि अगर हमारे पास इस प्रकार से कोई इलेक्ट्रोड है, यानी कि जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके और जिंक में चेंज होता है, तो यहाँ पर इसको हम किस प्रकार से रीड कर सकते हैं कि 1 मोल जिंक आयन, ठीक है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और किस में चेंज होते हैं, 1 मोल जिंक के अंदर। यानी कि इस इलेक्ट्रोड में अगर 1 मोल हमें जिंक प्राप्त होता है तो उसके दौरान जो इन्वॉल्वमेंट है इलेक्ट्रॉन की वो कितनी है, 2 मोल। ठीक है, तो हम ये पहले निकाल चुके हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज होता है वो हम निकाल चुके हैं 96500 कूलाम। ठीक है, तो यहाँ पर 2 मोल के ऊपर अगर आप निकालोगे 2 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होगा, तो 2 × 96500 कूलाम। ठीक है, अगर हम बात करें नॉर्मल यानी कि इस प्रकार से जर्नल्स में, तो यहाँ पर n मोल अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी उसके अंदर, n यानी कि इंटू 96500 कूलाम। यानी कि इसको हम अगर बात करें तो n, और ये क्या होता है, फैराडे कांस्टेंट यानी कि NF। तो यहाँ से हमने निकाल दिया n मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होगा कितना होगा, NF। ठीक है, वही तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग होगी। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन है वो किसके बराबर होगा, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग वो हम निकाल चुके हैं, वो कितनी होती है, जर्नल NF। और EMF को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं E सेल से, तो यहाँ पर E सेल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन, और इलेक्ट्रिकल वर्क डन डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, और फ्री एनर्जी अगर डिक्रीज होती है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं -ΔG से। ठीक है, तो यहाँ पर -ΔG इज इक्वल टू NF E सेल। तो ये हमारे पास रिलेशन आया है। देखिएगा आपको बताता हूं मैं, ये जो यहाँ पर ΔG क्या है, ये है फ्री एनर्जी चेंज। क्या है ΔG, फ्री एनर्जी चेंज। ठीक है, तो ये फ्री एनर्जी चेंज जो है वो नेगेटिव में है। इसका मतलब यह है कि एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज। क्योंकि कोई भी सिस्टम है, जैसे हमारे पास कोई सेल है, तो एक सिस्टम है और वो वर्क डन करता है यानी कि वर्क करता है, तो उसकी एनर्जी डिक्रीज होती है। तो मान लेते हैं उसके पास जो स्टार्टिंग में जो फ्री एनर्जी थी वो कितनी थी, यानी कि G1। अब उसने कुछ वर्क किया तो उसकी फ्री एनर्जी कितनी होगी, G2। जो हम चेंज निकालते हैं यानी कि ΔG किसके बराबर होता है, G2 माइनस में G1। ठीक है, तो यहाँ पर G2 जो है कम है और G1 ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो ΔG है उसकी जो वैल्यू आएगी किस में आएगी, नेगेटिव में। यानी कि अगर कोई भी सिस्टम वर्क करता है तो उस केस में ΔG जो होता है वो नेगेटिव होता है, और अगर सिस्टम के ऊपर काम होता है तो ΔG क्या होता है, पॉजिटिव। ये जो है आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए हमने यहाँ पर निकाल दिया कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन यानी कि डिक्रीज इन फ्री एनर्जी कैसे रिप्रेजेंट करोगे, -ΔG इज इक्वल टू NF E सेल। यानी कि यहाँ से हम निकाल सकते हैं ΔG इज इक्वल टू -NF E सेल। तो कई बार जो है डायरेक्ट जो फ्री एनर्जी चेंज और EMF ऑफ द सेल है उसमें रिलेशन पूछ लिया जाता है, तो ये आपको रिलेशन ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो आई कैसे, किस प्रकार से उसको बनाया गया। देखिए +1 के अंदर जो थर्मोडायनेमिक्स जो हमारी यूनिट है उसके अंदर एक रिलेशन है, और वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन है कि ΔG, ठीक है, इज इक्वल टू
डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन क्या हो। तो ये रिलेशन हम जो है +1 के अंदर पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पर जो डेल्टा जी है ये हम पहले बता चुके हैं फ्री एनर्जी चेंज है। यहाँ पर डेल्टा जी नोट जो है ये स्टैंडर्ड, क्योंकि नोट हमेशा स्टैंडर्ड के लिए लगाते हैं जो स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर होती है। तो ये क्या हो जाएगी, डेल्टा जी नोट है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। यहाँ पर जो आर है, ये आर क्या है, ये है गैस कांस्टेंट। क्या होता है आर, गैस कांस्टेंट। टी यहाँ पर क्या है, टी यहाँ पर है टेम्परेचर, और एल एन यहाँ पर क्या है, नेचुरल लॉग है। क्या है ये, नेचुरल लॉग है, यानी कि जो लॉग जिसका बेस क्या होता है ई, ठीक है, उसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉग, ठीक है। यहाँ पर जो क्यू है ये क्या है, ये रिएक्शन कोफिशिएंट है। क्या है, रिएक्शन कोफिशिएंट है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है डेल्टा जी की हम वैल्यू निकाल चुके हैं। यहाँ पर हम जो है निकाल सकते हैं डेल्टा जी नोट की भी वैल्यू, यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशन पे, यानी कि डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू -NF, और यहाँ पर जो ई सेल है ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड, यानी कि ई सेल नोट। यहाँ पर इसकी वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रत्येक की जो वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा जी जो है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है -NF और ई सेल, ठीक है। स्टैंडर्ड जो डेल्टा जी यानी कि डेल्टा जी नोट जो है उसकी वैल्यू क्या है, -NF ई सेल नोट, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या है RT ln Q। तो इस इक्वेशन को हम जो है -NF से अगर डिवाइड करें तो यहाँ पर जो है -NF, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा -NF, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा -NF। तो यहाँ पर जो है ये जो है यहाँ से -NF कैंसिल, यहाँ पर भी -NF कैंसिल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई सेल नोट, ये प्लस माइनस माइनस RT बाई NF ln Q। तो ये हमारे पास जो है क्या है, नस्ट इक्वेशन। अब यहाँ पर जो लॉग नेचुरल जो है इसको हम जो है बेस 10 में चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, अगर यहाँ पर हमारे पास क्या है ln Q है, इसको हमने बेस 10 में चेंज करना है, यानी कि हमारे पास ये क्या है log बेस ई Q है, इसको हमने बेस 10 में चेंज करना है। तो आपको क्या करना होता है 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर 2.303 और आप यहाँ पर लगाओगे बेस 10 यानी कि log बेस 10, ठीक है, और Q, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई सेल यानी कि EMF ऑफ द सेल एट एनी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा उसका, स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल माइनस 2.303 RT बाई NF log बेस 10 Q, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई बेस 10 के अंदर नस्ट इक्वेशन, ठीक है। अब इसको और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, किस प्रकार से, अगर यहाँ पर हम जो है R की वैल्यू पुट कर दें और टेम्परेचर भी अगर हम जो है 298 यानी कि हम ले सकते हैं, तो आपकी जो प्रॉब्लम्स यहाँ पर होंगी, जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो 298 केल्विन के ऊपर ही मिलेंगे। तो यहाँ पर हम जो है टेम्परेचर भी पुट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, और यहाँ पर जो फैराडे कांस्टेंट उसकी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो R है उसकी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, जो गैस कांस्टेंट उसकी वैल्यू होती है 8.314। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर हम अगर लें 298 केल्विन, और यहाँ पर F जो है उसकी वैल्यू कितनी होती है 96500। तो ये सभी वैल्यू पुट करने के बाद हमारी जो नेक्स्ट इक्वेशन है और भी सिंप्लीफाई हो जाएगी। यहाँ पर जो EMF ऑफ द सेल है इज इक्वल टू स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल, ठीक है, माइनस
अगर यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये और भी जो सिंपल हो जाएगी 0.0591 अपॉन एन, और यहाँ पर क्या है लोगरिथम और किसका क्यू यानी कि रिएक्शन कोएफिशिएंट का। ठीक है, तो ये और भी हमारे पास जो है सिंपल इक्वेशन बन जाती है, नेक्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पर इसको किस प्रकार से लागू करना होता है। अगर यहाँ पर हमने किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लिखेंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं जनरल वे के अंदर कि कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रोड है, और ये ध्यान रखना कोई भी इलेक्ट्रोड होगी उसको हमेशा रिड्यूसिंग फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो मेटल आयन है, ठीक है, एक हम यहाँ पर इलेक्ट्रोड ले रहे हैं और n इलेक्ट्रॉन गेन करके और किस में चेंज होता है मेटल में। यानी कि अगर उसमें एग्जाम्पल की सहायता से अगर हम बात करें तो जिंक आयन, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके और किस में चेंज होता है जिंक के अंदर। अगर इसके लिए हमने नेक्स्ट इक्वेशन लिखनी है, ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे, यानी कि यहाँ पर जो ईएमएफ के बारे में हमने लिखा है तो यहाँ पर हम अब किसकी बात करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम ई से जो है डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका, अगर हम जनरल का लिखना चाहें तो जनरल का लिख सकते हैं, या फिर जिंक का लिखना चाहें तो यहाँ पर जिंक का लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रोड का एट एनी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.0591 अपॉन एन, और लॉग यहाँ पर जो क्यू की जो वैल्यू है वो क्या आप कैसे निकालोगे, जो रिएक्शन कोएफिशिएंट है क्यू इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट यहाँ पर क्या है मेटल है, उसकी कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट यहाँ पर क्या है Mn पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन हम नहीं लेते हैं। अगर हमने जिंक के केस में लिखना है तो जिंक के केस में कैसे लिखोगे, यानी कि जिंक की कंसंट्रेशन, ठीक है, अपॉन जिंक आयन की कंसंट्रेशन। ठीक है, अब जो मेटल जो होता है यानी कि सॉलिड है या लिक्विड है उसकी जो कंसंट्रेशन हमेशा कांस्टेंट रहती है, उसको हम लेते हैं यूनिटी यानी कि 1 के बराबर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन ये क्या होगा Mn यानी कि मेटल आयन की कंसंट्रेशन। अगर जिंक के केस में लिखोगे तो 1 अपॉन जिंक आयन की कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर आप जो है उसकी वैल्यू पुट कर सकते हो। अगर जनरल वे में लिखना है तो 1 बाई मेटल आयन की कंसंट्रेशन। ठीक है, अगर यही हमने जो है जिंक इलेक्ट्रोड के केस में लिखनी है तो उसके लिए आप लिख सकते हो यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका, जिंक का। ठीक है, तो यहाँ पर एट एनी कंसंट्रेशन के ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जिंक आयन की बात करेंगे तो यहाँ पर जिंक आयन, ठीक है, Zn2 पॉजिटिव Zn, इसको इस प्रकार से रिड्यूसिंग फॉर्म में लिखा जा सकता है। एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका, जिंक इलेक्ट्रोड का। ठीक है, माइनस 0.0591 अपॉन एन, एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, एन की वैल्यू यहाँ पर है 2। ठीक है, तो यहाँ पर कितना पुट करोगे 2, और लॉगरिथम 1 बाई यहाँ पर कंसंट्रेशन किसी की हो जाएगी जिंक आयन की। ठीक है, तो ये हमने जो है किसके केस में लिखा है, जिंक इलेक्ट्रोड के केस में। क्लियर है। अब अगर हम कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसका ईएमएफ निकाल सकते हैं, जिस प्रकार से हमारे पास जो सेल है, अगर हम बात करें डेनियल सेल की तो डेनियल सेल में क्या होता है, जिंक प्लस कॉपर आयन किस में चेंज होते हैं, जिंक आयन प्लस कॉपर। अगर इसके केस में हम जो है क्या लिखना चाहते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखोगे आप, यानी कि ईएमएफ of the cell at any concentration is equal to standard EMF of the cell, ठीक है, माइनस 0.0591 अपॉन एन, लॉगरिथम यहाँ पर क्या रखोगे आप, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है, कॉपर जो है वो सॉलिड है, ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, जिंक आयन की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब जो जिंक है वो सॉलिड फॉर्म में है तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी
कांस्टेंट यानी कि 1 के बराबर। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा कॉपर आयन की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये हमने जो नस्ट इक्वेशन लिखी है ये किसके केस में लिखी है, ये हमने लिखी है डैनियल सेल के केस में। तो इस प्रकार से आप जो है नस्ट इक्वेशन जो है ड्राइव कर सकते हो। और सिंपली जो है आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट जो है नस्ट इक्वेशन जो है वो भी पूछी जा सकती है, और डायरेक्ट ही आपको जो है नस्ट इक्वेशन को अप्लाई करना है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है फ्रॉम नस्ट इक्वेशन से। तो हम यहाँ पर निकालें क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन, नस्ट इक्वेशन। ठीक है, तो उसके लिए देखिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डैनियल सेल की ही, तो इसमें एक्चुअली में होता क्या है इस सेल के अंदर, कि जैसे जैसे सेल वर्क करता है वैसे वैसे क्या होता है, जिंक आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है और कॉपर आयन की कंसंट्रेशन जो है क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें एक जो इलेक्ट्रोड है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिक्रीज होता है और दूसरा जो होता है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंक्रीज होता है। तो एक का डिक्रीज होगा और एक का इंक्रीज होगा। किस प्रकार से, अगर हम बात करें, ये हमारे पास ग्राफ है, एक तरफ हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, और इस तरफ हम लेते हैं जो रिएक्शन जो है प्रोग्रेस करती है। ठीक है, और अगर हम बात करें, ये मान लेते हैं ये जो कंसंट्रेशन है, सॉरी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो रिडक्शन हाफ सेल का है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो ऑक्सीडेशन हाफ सेल का है। तो यहाँ पर जो रिडक्शन हाफ सेल होती है, हाफ रिएक्शन, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या करता है, धीरे धीरे डिक्रीज करता है, और जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होती है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल धीरे धीरे इंक्रीज करता है, और एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जिस स्टेज के ऊपर दोनों का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलेंगे। और उसके ऊपर जो ईएमएफ होता है सेल का, ये ध्यान रखना है, वो किसके बराबर होगा, 0 के, क्योंकि तो यहाँ पर डिफरेंस अगर दोनों बराबर हैं तो डिफरेंस 0 होगा। तो हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम के ऊपर जो ईएमएफ होता है सेल का वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम के ऊपर, जो कंसंट्रेशन की जो रेशियो होगी वो भी कांस्टेंट होगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें जिंक आयन कंसंट्रेशन, ठीक है, किसके ऊपर, एट इक्विलिब्रियम, अपॉन कॉपर आयन कंसंट्रेशन किसके ऊपर, एट इक्विलिब्रियम। तो इन दोनों की रेशियो क्या होगी, वो भी कांस्टेंट होगी। किसके बराबर होगी, केसी के बराबर। यानी कि केसी यहाँ पर क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जब जो सेल का ईएमएफ हो 0 हो। ठीक है, तो क्या है ये, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है कब, जब ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी वो देखनी है आपने, और उस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करनी है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, यानी कि ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल माइनस, ठीक है, ये हम निकाल चुके हैं, RT/NF, और लॉग नेचुरल किसके बराबर होगा ये, यानी कि जिंक आयन कंसंट्रेशन अपॉन में कॉपर आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ पर जो ये जो कंसंट्रेशन की जो रेशियो है वो किसके बराबर है, यानी कि ये तो कांस्टेंट है, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर है, और जो ई सेल है वो भी यानी कि 0 के बराबर है। तो यहाँ पर आप क्या पुट करोगे, 0। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल माइनस RT/NF एंड लॉग नेचुरल। ठीक है, और इसके स्थान पर आप क्या रखोगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि केसी। अब आप इसको जो है किस में चेंज कर सकते हो, बेस 10 में चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर 0 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल माइनस 2.303 RT/NF और log KC। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू
ये जो है इस तरफ आप लेकर जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ई आर टी बाई एन एफ log के सी। तो यहाँ पर आर की वैल्यू, टी की वैल्यू, एफ की वैल्यू पुट करने के बाद ये जो हमारे पास इक्वेशन बनती है, स्टैंडर्ड ई एम ऑफ द सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन log के सी। ठीक है, ये किस टेम्परेचर के ऊपर हमने किया है, ये 298 केल्विन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है केसी की वैल्यू निकाल सकते हो। स्टैंडर्ड ईएमएफ अगर आपको पता है तो उसकी सहायता से आप केसी की वैल्यू निकाल सकते हो, और केसी की जो वैल्यू है उसकी सहायता से हम बता सकते हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है सिग्निफिकेंस ऑफ द केसी। तो सिग्निफिकेंस क्या है केसी की, यानी कि जो केसी की जो वैल्यू होती है वो क्या बताती है, किसके बारे में बताती है, वो बताती है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की, रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम प्राप्त करने से पहले कितनी कंप्लीट हुई है। अगर हम बात करें जिंक कॉपर सेल के केस में, तो यहाँ पर जो केसी की जो वैल्यू आती है बहुत लार्ज आती है। ठीक है, यानी कि अप्रोक्सीमेट 2 × 10⁻⁷। इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन जो है गोज ऑलमोस्ट टू कंप्लीशन, यानी कि ये रिएक्शन लगभग क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है।